नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी कौमी इलाक़ाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, शुरुआत करते हैं अमेरिका में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े से। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिका के इस्लामिक सेंटर सैन डेगो में कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुसल्लियों पर फायरिंग की गई जिसमें 3 लोग मौके पर हलाक हो गए। बाददा जो हमलावर थे उनकी भी नाशें मुश्तबा हालत में मिली हैं। पुलिस का कहना है कि ये हेट क्राइम्स का हिस्सा है और उसकी तहकीकात भी की जा रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया भर में, ख़ाह वो न्यूज़ीलैंड में इस्लामिक सेंटर पे हमला हो या बरतानिया में हमला हो या फिर अमेरिका में आए दिन इस तरीके के हमले हों, और फिर गाज़ा में निहत्ते मुसलमानों को मुसलसल निशाना बनाए जाने के बावजूद भी सारी दुनिया में हिंदुस्तान को दहशतगर्द तस्वुर करना, ये अफसोसनाक बात है। जो कौम, जो लोग सारी दुनिया में तशद्दुद का, बर्बरियत का, दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। देखिए, आए दिन हिंदुस्तान में ट्रेनों में वाक़यात मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी होते हैं, और फिर वो तमाम रियासतें जहाँ पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है वहाँ पर मुसलमानों की इमलाक को निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों के मसाजिद को निशाना बनाया जाता है। और फिर अफसोस की बात यह है कि आइनी ओहदे पर फायज़ रहने के बावजूद एक रियासत का वज़ीर आला, एक रियासत के चीफ मिनिस्टर जो है वो बबांग दहल ये कहते हैं कि हमारी रियासत में सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाज़त हरगिज़ नहीं है। अगर किसी को शक है तो वो आकर देख ले, हमारे रियासत की सड़कों पर नमाजें नहीं होती। इस तरीके से मुसलमानों को दहशतगर्द के तौर पर पेश किया जाता है, मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, मसाजिद को निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाए जाते हैं, मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर, तालिबानी सोच का करार देकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें की जाती है। जबकि सारी दुनिया में, अख्ताए आलम में सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है। जो लोग मुसलमानों को दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं वो अमन पसंद है सारी दुनिया की नज़र में, जबकि मुसलमान जो मज़लूम है, मुसलमान आए दिन हिंदुस्तान भर के अलावा दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों में दहशतगर्दी का निशाना बनते हैं, फिर जबकि फिर उन्हें मुजालिम करार दिया जाता है। ये अफसोसनाक खबर है। अमेरिका में हेट क्राइम्स के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से बागडोर अगर किसी फ़िरका परस्त ज़हनियत के हामिल सियासतदान के हाथों में मुल्क की बागडोर आ जाती है, तो फिर हेट क्राइम्स जो नफ़रत पर मुश्तमिल जराइम अगर हम कहें, नफ़रत अंगेज़ जराइम अगर हम कहें, तो उनमें तेज़ी के साथ इजाफ़ा होता है। यही हाल अमेरिका का भी है और यही हाल हिंदुस्तान का भी है। हमने हिंदुस्तान में देखा है कि आए दिन, हालिया दिनों में बिहार के एक आलिम दीन को चलती ट्रेन में से फेंक दिया गया, सिर्फ़ और सिर्फ महज इसलिए कि उनकी दाढ़ी और टोपी की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। मगरबी बंगाल में हम देख रहे हैं, जब से बीजेपी बरसरे इख्तिदार में आई है तब से मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता के सर्कस बाज़ार में जो है मुसलमानों की इमलाक को निशाना बनाने का काम किया जा रहा है। पिछले जुमा को सड़कों पर मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था। हालांकि मस्जिद में जगह की गुंजाइश कम होने की वजह से मजबूरी की हालत में मुसलमान मस्जिद से मुत्तसिल सड़कों पर आकर नमाज पढ़ते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंतज़ामिया, ये जमहूरी हिंदुस्तान है, जमहूरी हिंदुस्तान जहाँ पर आइन ने अब मुकम्मल आज़ादी के साथ जो है आपको अपने मज़हब पर चलने, अपने मजहबी तौर तरीक़े को इस्तेमाल करने, मजहबी रसूमात अंजाम देने, मजहबी तौर पर जो इबादतों की गुंजाइश है वो इबादतें करने की मुकम्मल तौर पर इस मुल्क के आइन ने मुसलमानों को इजाज़त दी है। हालांकि कुछ वक्फे की बात होती है, घंटा या आधा घंटा, बहुत से बहुत 1 घंटे के अगर मुसलमान सड़कों पर निकलकर नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद से मुत्तसिल जो सड़क है वो सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, तो बड़ी मुश्किल से कुछ वक्फे के लिए ट्रैफिक में यकीनन खलल पड़ सकता होगा। लेकिन एक बात याद रख ले, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं सियासत टीवी के इस प्लेटफॉर्म से ये मुकम्मल जिम्मेदारी के तौर पर कर रहा हूँ कि इस्लाम जो है एक अमन पसंद मजहब है। इस्लाम ने ही दुनिया में अमन को कायम करने का काम किया है। इस्लाम को बदनाम करने की मुसलसल कोशिशें की जाती रही है। देखिए, वो लोग जो इस्लाम को निशाना बना रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, दरअसल वही दहशतगर्द है
दहशत गर्द हमले मसाजिद पर किए जाते हैं, इस्लामिक सेंटर्स पर दहशत गर्द हमले किए जाते हैं, उसके बावजूद भी मुसलमानों को दहशत गर्द करार दिया जाता है। ये अफसोसनाक बात है, ये अफसोसनाक अमल है। अगर किसी शिद्दत पसंद, अगर मैं ये कहूँ कि जिन लोगों ने ये सैन डिएगो की जो इस्लामिक सेंटर है, अमेरिका के शहर सैन डिएगो का जो इस्लामिक सेंटर है, उसको जिन लोगों ने निशाना बनाया है, उनके मजहब की बुनियाद पर अगर मैं उनके मजहब को दहशतगर्द करार दूंगा तो ये गैर जानिबदारी होगी। देखिए, अगर मैं उनके मजहब को मैं दहशतगर्द करार दूंगा तो ये हक तलफी और नाइंसाफ़ी होगी। एक इनफरादी सोच के हामिल शख्स को मुकम्मल मजहब से उसको जोड़कर उसको उसके हवाले से मजहब को बदनाम करना, ये गैर इंसानी हरकत है और ये गैर अखलाकी हरकत मैं इसको समझता हूँ। तो ये निहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है अमेरिका के शहर सैन डिएगो में, जहाँ पर एक इस्लामिक सेंटर पर हमला हुआ और 3 लोग वहाँ पर शहीद हो गए, मारे गए। मस्जिद में नमाज के दौरान इन लोगों पर हमला किया गया था। देखिए, वो तमाम ताकतें जो इस्लाम दुश्मन है, वो तमाम ताकतें जिनको मुसलमानों से नफ़रत है, वो तमाम ताकतें एकजुट होकर जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ कोशिशें कर रहे हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। आलमी सतह पर अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाने की मुसलसल कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हम रुख करते हैं हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफा हो गया है। फिर एक मरतबा 90 पैसे का इजाफा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किया गया है। देखिए, इंतखाबात के 2 हफ्ते नहीं गुजरे हैं, 5 रियासतों में इंतखाबात हुए, असम्बली इंतखाबात हुए, उसके बाद दूसरी मरतबा 1 हफ्ते में दूसरी मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। देखिए, हम मुसलसल कह रहे थे कि रुपये की कदर जो है डॉलर के मुकाबले में अगर कम होती है तो फिर यकीनन पेट्रोलियम मसनूआत पर भी उसका असर पड़ेगा, दरामदात और बरामदात पर उसका असर पड़ेगा, अशियाए खुर्दनोश पर उसका असर पड़ेगा, रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पर उसका असर पड़ेगा, और वो असर हम देख रहे हैं। देखिए, एक्साइज ड्यूटी में इजाफे का बात हुई थी, पहले कमी लाई गई, फिर बाद में इजाफा किया गया। तो इस तरीके का खेल खेला जा रहा है, हिंदुस्तान की आवाम को गुमराह करने की कोशिशें की जा रही हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा जिस वक्त चीफ मिनिस्टर गुजरात हुआ करते थे नरेंद्र मोदी, और फिर दावेदारी में प्राइम मिनिस्टर उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार के दावेदार बनकर वो मंजर-ए-आम पर आए थे 2014 में, तो उन्होंने कहा था, एक तकरीर करते हुए कहा था कि रुपये की कदर में गिरावट गिरी हुई हुकूमत करती है। तो क्या अब ये जो फ़िक्रा है, जो रिमार्क्स हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के, मौजूदा बीजेपी हुकूमत के लिए भी उसी तरीक़े की हैं जिस तरीके से उन्होंने मनमोहन सिंह की उस वक्त की हुकूमत को निशाना बनाया था? एक बहुत बड़ा सवाल है, यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की नाकाम खारिजी पॉलिसियाँ, नाकाम माशी पॉलिसियों का खामियाजा जो है मुल्क की आवाम भुगत रही है। वज़ीर आज़म और फिर वज़ीर दिफा, फिर वज़ीर सेहत, मरकज़ी वज़ीर सेहत, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी 4-5 ममालिक के दौरे पर, बैरूनी दौरे पर हैं। वियतनाम के दौरे पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हैं, और फिर स्विट्ज़रलैंड के दौरे पर मरकज़ी वज़ीर सेहत JP नड्डा हैं। ये वज़रा बैरूनी दौरे कर रहे हैं। इन बैरूनी दौरों के दरमियान में हुकूमत ने ये ऐलान किया है खामोशी के साथ कि आम हिंदुस्तानी अगर बैरूनी दौरा करता है तो उस पर सेस आयद होगा, सेस का टैक्स लगेगा। तो देखिए आप किस तरीके से हिंदुस्तानियों के साथ, हिंदुस्तानी शहरियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में हालात मज़ीद अबतर होने वाले हैं। हुकूमत की जिस तरह पॉलिसियाँ मंजर-ए-आम पर आ रही हैं, हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं, जिस तरीके से उनके बयानात सामने आ रहे हैं, वो बयानात इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिन जो हैं वो बड़े ही माशी परेशानियों के रहेंगे हिंदुस्तान के लिए। ख़ास तौर पर देखिए, हमने देखा है कि कोविड के बाद, उससे पहले GST वगैरह लाए, फिर कोविड आया, उसके बाद से जो छोटी सनतें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। घरेलू सनत का नामो निशान ख़त्म हो गया है। जो मिडिल क्लास आदमी था वो गुर्बत का शिकार हो गया है, गरीब आदमी सतह गुर्बत से नीचे चला गया है। तो ये तमाम हालात जो है बहुत परेशान कुन है। आने वाले दिनों में बहुत मुमकिन है कि मज़ीद परेशानियां जो है, माशी परेशानियों का शिकार जो है वो हिंदुस्तान होगा, और इसका रास्त असर गरीब आवाम पर पड़ेगा, और उन लोगों पर इसका रास्त असर पड़ेगा जो
मिडिल क्लास हैं, यौमिया उजरत पर काम करते हैं। बेरोजगारी में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, रोजगार के नए मौके मुकम्मल तौर पर बंद हो गए हैं, नई सरकारी भर्तियों में भी धांधलियां हो रही हैं, नीट पेपर जो है वो लीक हो रहा है, जिसके नतीजे में जो एक हालात बन रहे थे, 22 लाख स्टूडेंट्स का जो है वो मुस्तकबिल तारीकी में चला गया है। हालांकि इक़दामात उठाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से, नए जो है शेड्यूल की तैयारी की जा रही है नीट 2026 के इम्तिहानात की, मगर जो पिछले 2-2.5 साल से जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे थे, फिलहाल जो है उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा है, वो इजाफे के असरात मुल्क के तमाम शोबे हयात में पड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि और मजीद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा। जैसा कि हमने माजी में भी हमारे ब्रेकिंग न्यूज़ प्रोग्राम में इस तरफ इशारा किया है कि आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने के बाद और अमरीकी नाकाबंदी के बाद जिस तरह मगरिबी ममालिक में जिस तरह तेज़ी के साथ 300 गुना पेट्रोलियम अशिया में, पेट्रोलियम मसनूआत में की कीमतों में 300 गुना का इजाफा हुआ है, उसी तरीके के हालात आहिस्ता आहिस्ता अब एशिया की तरफ भी आ रहे हैं। और एशिया में ख़ास तौर पर हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा, सारी दुनिया के लिए हिंदुस्तान चीन के बाद सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, लेकिन चीन के अपने घरेलू मसनूआत होने की वजह से उस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हमारा इन्हिसार जो है वो बरामदात और दरामदात पर है, और जब दरामदात और बरामदात पर किसी मुल्क का इन्हिसार होता है और मार्केट में फ़ी बैरल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होता है, तो उसके रास्त असरात वो सबसे बड़ी सारिफीन की मार्केट पर ही पड़ेगा जो हिंदुस्तान है। एशिया का सबसे बड़ा मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे बड़ा सराफा बाजार हिंदुस्तान में ही है। और इसमें जो जिस किस्म के जो हालात बन रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर, और अफसोस की बात है कि वो तमाम लोग, वो तमाम अपोजिशन सियासी पार्टियां कुछ हिस्सों में, मुल्क के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश वगैरह में कांग्रेस तो सरगर्म है, मगर ख़ास तौर पर वो बड़ी रियासतों में जहां पर एनडीए गवर्नमेंट है, डबल इंजन की जहां पर सरकार है, वहां पर अपोजिशन सियासी जमातें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से ये खुश है अपोजिशन की सियासी जमातें। ख़ास तौर पर अगर बिहार में हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल सड़कों पर उतरने से कासिर है। अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी जो है वो भी अपोजिशन के तौर पर हुकूमत के ये फैसले, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के फैसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए। बहुजन समाज पार्टी का तो लगता है कि आने वाले दिनों में सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। मगरिबी बंगाल की अभी अगर हम बात करेंगे तो बड़ी एक सियासी जमात के तौर पर तृणमूल कांग्रेस अपोजिशन पर है वहां पर, लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी ईवीएम के खिलाफ एहतजाज कर रही है, मगर वो जो मुसलमानों के खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाइयाँ मगरिबी बंगाल में अंजाम दी जा रही हैं शुभिंदु अधिकारी हुकूमत तश्कील दिए जाने के बाद, और फिर डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर ये खामोश है। मैंने देखा कि आंध्र प्रदेश में भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो है उसके कायदीन और कारकुन सड़कों पर उतरे हुए। तेलंगाना में सबसे बड़ी अपोजिशन सियासी जमात बीआरएस पार्टी है, और कांग्रेस खुद सड़कों पर उतरकर पेट्रोल और डीजल की कीमतों के खिलाफ एहतजाज कर सकती है, मगर एहतजाज करने से तमाम अपोजिशन सियासी जमातें इज्तनाब गुरेज कर रही हैं, इज्तनाब कर रही हैं, परहेज कर रही हैं। पता नहीं इसके पीछे क्या राज छुपे हुए हैं। क्या हो सकता है कि अडानी की सरमाएकारी इन रियासतों में बड़े पैमाने पर है और अंबानी की जो है बड़े पैमाने पर सरमाएकारी है। वो सरमाएकारी के खौफ से तो क्या ये सियासी जमातें जो है ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। इसकी वजूहत आने वाले दिनों में यकीनन मंजर आम पर ज़रूर आएंगी, मगर जिस तरीके का रवैया अपोजिशन की सियासी जमातों ने इख्तियार किया हुआ है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ, वो निहायत ही अफसोसनाक है। एक खबर महाराष्ट्र से आ रही है, ये खबर महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के जो है छत्रपति संभाजी नगर से ये खबर है, जहां पर महाराष्ट्र हाईकोर्ट के फैसले ने फिर एक मर्तबा जो है कानून की बालादस्ती और कानून पर हिंदुस्तान की आवाम के यकीन को जिंदा कर दिया है, बहाल कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन, ये जो संभाजी नगर कॉलोनी में जो
TCS کا جو معاملہ پیش آیا تھا، TCS میں جبرن تبدیلی مذہب کے معاملے کے حوالے سے ندا خان کو جو گرفتار کیا گیا تھا اور جن کے تار ISI اور دیگر فرقہ پرست دہشت گرد تنظیموں سے جوڑنے کا کام کیا گیا تھا، اس معاملے میں سمبھاجی نگر کے ایک مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر متین پٹیل کے گھر پر اور جو سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن ہے اس کی جانب سے گھر کو انہدامی بلڈوزر چلاتے ہوئے انہدامی کارروائی کی گئی تھی۔ متین پٹیل اور حنیف خان کے مکانات کو منہدم کر دیا گیا تھا۔ اسی پر مہاراشٹرا ہائی کورٹ نے اپنا ایک سخت ریمارک دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ مہاراشٹرا ہے، یہ بہار یا اتر پردیش نہیں ہے۔ دیکھیے ناظرین، یہ اس طریقے کا ریمارک جو ہے جو ہائی کورٹ مہاراشٹرا کی جانب سے آیا ہے وہ یقیناً حوصلہ افزا ریمارک ہے، اور یہ عدالت کی جانب سے اس بات کا اقرار ہے، قانون کی جانب سے اس بات کا اقرار ہے کہ وہ ریاستیں جہاں پر بلڈوزر کارروائی عام ہے وہ غیر قانونی ہے اور جو غیر آئینی ہے۔ بہار اور اتر پردیش نہیں ہے، یہ مہاراشٹرا ہے۔ اس طریقے کا ریمارک جو جج نے دیا ہے وہ انتہائی حوصلہ افزا ریمارک ہم اس کو کہیں گے۔ جو توڑا منہدم کیا گیا تھا بلڈوزر کارروائی جو متین پٹیل اور حنیف خان کے گھر پر کی گئی تھی، اس کو غیر آئینی اور غیر جمہوری عدالت نے قرار دیا ہے، اور سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن کے خلاف سخت ریمارکس کستے ہوئے عدالت نے یہ کہا ہے کہ یہ مہاراشٹرا ہے، یہ بہار اور اتر پردیش نہیں ہے۔ ناظرین آپ کو بتا دیں اتر پردیش اور بہار کے علاوہ اب مغربی بنگال اور آسام وہ ریاستیں ہیں، مدھیہ پردیش بھی وہ ریاستیں ہیں جہاں پر معمولی واقعات کے بعد اگر کسی قسم کا ایک معمولی سا پتھر بازی کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، اگر کسی مذہبی جلوس پر مبینہ طور پر مسلمانوں کی جانب سے پتھر بازی کا ایک کوئی واقعہ پیش آتا ہے، حالانکہ بعد میں تحقیقات کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ پتھر بازی مسلمانوں کی جانب سے نہیں کی گئی تھی، کسی شر پسند نے یہ پتھر بازی کرتے ہوئے ماحول کو کشیدہ کر دیا تھا، اس سے یہ انکشاف سے پہلے ہی پتھر بازی کا واقعہ جب پیش آتا ہے یا معمولی جھڑپ دو گروہوں کے درمیان میں ہو جاتی ہے فرقے وارانہ نوعیت کی، تو وہاں کا جو انتظامیہ ہے مقامی انتظامیہ ہے، میں بات کر رہا ہوں اتر پردیش کی، بہار کی، مدھیہ پردیش کی، اور پھر گجرات کی بات اگر میں کر رہا ہوں، مغربی بنگال کی اور آسام کی اگر میں بات کروں، راجستھان کی اگر میں بات کروں جہاں پر BJP برسر اقتدار ہے، وہاں پر فوری طور پر بلڈوزرز نکل جاتے ہیں، اور وہ جو مبینہ قاطی ہوتے ہیں جن پر الزام لگایا جاتا ہے، بعد میں وہ الزام مطلب وہ واضح بھی ہو جاتا ہے، وہ الزام غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن الزام غلط ثابت ہونے سے قبل جو ہے وہ جو ملزمین ہوتے ہیں جن کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے پتھر بازی کا یا انتشار کا یا شرپسندی کا، ان کے گھروں کو، مکانات کو، ان کی دکانات کو منہدم کرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ منہدم اس طریقے سے کر دیا جاتا ہے، انہیں نوٹس بھی جاری نہیں کی جاتی، انہیں اطلاع بھی اس بات کی نہیں دی جاتی، اور انہیں آگاہ بھی نہیں کیا جاتا۔ ان کے جو دکان یا مکان میں جو سامان رکھا ہوا ہوتا ہے وہ سامان کے ساتھ دکان اور مکان کو منہدم کرنے کا کام کیا جاتا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ اسی پر سخت سرزنش کرتے ہوئے مہاراشٹرا ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ چھترپتی شیواجی سمبھاجی نگر میونسپل کارپوریشن نے جو کارروائی جو کی ہے، انہدامی کارروائی کی ہے AIMIM کے کارپوریٹر متین پٹیل اور حنیف کے گھر پر، وہ نہایت ہی اس کو وہ افسوسناک اور بدلے کی بنیاد پر کی جانے والی کارروائی ہے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے احکامات کی یہ خلاف ورزی ہے۔ اس طریقے کا ریمارک جو ہے وہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ یہ ریمارک آپ دیکھیے، آپ جسٹس سدھیشور تھومرے، یہ جسٹس سدھیشور تھومرے نے کی بینچ نے یہ نوٹ لیا ہے اور یہ ریمارک کیا ہے، جو افسوسناک اور جو ہے جو قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف میں جو ہے قانون کی بالادستی کا ایک بہترین ثبوت ہے۔ اس طرح کے فیصلوں سے، حالانکہ دیکھیے آپ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے چند دن قبل ایک فیصلہ سنایا تھا، اب وہ فیصلے کو اگر اب ہم دیکھیں کہ وہ جتنی نچلی عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ تمام نچلی عدالتوں کے فیصلے کے عین برعکس
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मौला कमाल मस्जिद के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, भोजशाला तनाज़े के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो निचली अदालतों के तमाम जो फैसले आए थे उसके ऐन बरक्स मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। एक तरफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला जिससे आइन पर जो यकीन है, आइन पर जो भरोसा इस मुल्क की आवाम को है वो खत्म होता दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र हाई कोर्ट का यह फैसला, जस्टिस सिद्धेश्वर थोम्बरे की जो बेंच है उसका यह फैसला जो है दोबारा आइन पर, अदालत पर, कानून पर भरोसा, एतमाद बहाल करने का सबब बन रहा है। हम बात करते हैं मगरिबी बंगाल की, जहां पर ईद उल बकरीद के मौके पर, ईद उल अजहा के मौके के, ईद उल अजहा के पेश नज़र एक हुक्मनामा शुभेंदु अधिकारी की हुकूमत ने जारी किया था। वो हुक्मनामा ये था कि बग़ैर किसी डॉक्टर के सर्टिफिकेट के, बग़ैर किसी तहक़ीक़ के, बग़ैर किसी इत्तला के आप रियासत में बैल या फिर जो है भैंस का कुर्बानी नहीं दे सकते, काट नहीं सकते। ये फैसला देखिए, हम बात कर रहे थे गौ रक्षकों की वजह से जिस किस्म का इंतशार सारे मुल्क में फैल रहा है, अब एक नया कानून जो है मगरिबी बंगाल की हुकूमत ने लाया। हालांकि वो मवेशी जो डॉक्टरों के सर्टिफिकेट के बाद काटने के, ज़ुबाह करने के अहल समझे जाते हैं, उन्हीं को मार्केट में लाकर फ़रोख्त किया जाता है। डॉक्टर सर्टिफिकेट के बाद वो जो जानवर हैं वो ख़रीदे जाते हैं, फिर ज़बीहा खानों में, मसलखों में उन्हें लाकर जो है उन्हें काटा जाता है और फिर उसका जो गोश्त है वो फ़रोख्त किया जाता है। ये एक बड़ी ट्रेड है, ये एक बड़ी तिजारत भी है उन किसानों के लिए जिनके पास वो मवेशी जो हल चलाने के काबिल नहीं होते, एक उम्र को पहुंच गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, वो जो मवेशी जो है उनके लिए बोझ बन गए हैं, वो उन्हें मार्केट में लाकर फ़रोख्त करते हैं और वहाँ से जो है ये जो गोश्त फ़रोख्त करने वाले कुरैश बरादरी के लोग वो मवेशी ख़रीद कर लाकर उनको मसलख खानों में ज़ुबाह करके उसका गोश्त फ़रोख्त करते हैं। ये तमाम एक निगरानकार इदारे के तहत ये इस काम को अंजाम दिया जाता है। पहले से ही जो है ये तमाम जो है कानून हर रियासत में नाफिज है, मगर उसको एक नया रंग देकर शुभेंदु अधिकारी की हुकूमत, इंतज़ामिया जो है मगरिबी बंगाल में एक डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। वो डर और खौफ का माहौल ये है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में आए दिन गौ रक्षकों का जुल्म ज़्यादती होती है, हरियाणा में जिस तरीके से गौ रक्षकों की जुल्म ज़्यादती होती है, बिहार के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और पटना के मज़ाफ़ात, पटना में जिस तरीके के वाक़यात पेश आते हैं, गुजरात में जिस तरीके के वाक़यात पेश आते हैं, उसी तरीके के वाक़यात को हवा देने की कोशिश मगरिबी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की हुकूमत कर रही है। हालांकि हिंदू ट्रेडर्स जो है, वहाँ के जो हिंदू ताजरीन हैं, उन्होंने मगरिबी बंगाल हुकूमत के एंटी मुस्लिम ईद के जानवरों का जो क्रैकडाउन है, जो कार्रवाइयाँ हैं, उसको शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया है। ख़ास तौर पर हिंदू ताजरीन ने मगरिबी बंगाल के वो आगे बढ़कर उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों से कभी हमको कोई ख़तरा नहीं रहा है। देखिए, कहीं पर जहाँ पर हुकूमतें अगर फ़िरक़ा परस्त हो जाएँ तो वो रियासतों की अवाम अगर अमन और भाईचारे का पैगाम लेकर सड़कों पर उतरती है तो फ़िरक़ा परस्त हुकूमत को भी अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। हम बारहा कह रहे हैं, अगर आप शिद्दत पसंदी की बुनियाद पर इस मुल्क को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तो हमारा भी हाल हमारे पड़ोसी ममालिक बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की तरह हो जाएगा, जहाँ पर आलू जो है 400 रुपये किलो, 500 रुपये किलो आज वहाँ की आवाम ख़रीदने पर मजबूर है। देखिए, महंगाई का ताल्लुक़, ये जो बेरोज़गारी का ताल्लुक़ जो है वो इसी से है। अगर आप बेरोज़गार जहनों को इस काम पर लगा देंगे, फ़िरक़ा परस्ती के काम पर लगा देंगे, तो फिर वो मुल्क का जो काबिल नौजवान है मगर बेरोज़गारी का शिकार है, वो इन्हीं हालात में पड़ जाएगा और फिर मुल्क की तरक्की उससे रुक जाएगी। इसको समझने की ज़रूरत है। एक बाइज़्ज़त बावक़ार शहरी होने के नाते हर वो हिंदुस्तानी को इसको समझने की ज़रूरत है कि हम जिन खतूत पर फ़िरक़ा परस्त हुकूमतें हमें जिन लाइन पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस पर नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर हम उस पर चलेंगे तो फिर हमारे सामने मिसाल के तौर पर
तीन पड़ोसी मुमालिक आपके लिए मौजूद हैं। आप तीनों को देख लें, उनके पास किस बुरी हालात से वहाँ का मुल्क गुजर रहा है, वहाँ की आवाम गुजर रही है, किन बुरे हालात में का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत सी अहम बातें थी जिसका तस्करा आपके साथ ज़रूरी है। और फिर दो अहम खबरें हैं, क्योंकि इशारा मिल गया अपनी बात को ख़त्म करना है। सरसरी तौर पर दोनों खबरों पर बात करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। एक खबर ये है कि कुकी स्टूडेंट का ग्रुप है, उसने हैदराबाद में एक इजलास करते हुए जो है चर्च लीडर्स पर जिस किस्म के हमले किए जा रहे हैं, चर्च लीडर्स को मणिपुर में जिस तरह कत्ल किया जा रहा है, उसकी गैर जानिबदाराना जांच की मांग की है। देखिए, मणिपुर के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हिंदुस्तान भर की रियासतों में फैले हुए हैं। हैदराबाद में वही स्टूडेंट्स के ग्रुप ने मणिपुर में एक कुकी स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो कबाइली है, और इन पर इस बात का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि तेज़ी के साथ ये ईसाई मज़हब तब्दील कर रहे हैं, ईसाई मज़हब में शामिल हो रहे हैं। तो जो चर्चों गिरजाघरों के जो लीडरान हैं, गिरजाघरों के जो पादरी हैं, उनके जो कत्ल के वाक़यात मणिपुर में पेश आए हैं, उनकी गैर जानिबदाराना जांच की मांग ये स्टूडेंट्स ग्रुप ने की है। और एक अफसोसनाक खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है। मेरठ के सिकंदराबाद नगर पालिका चेयरमैन और बीजेपी लीडर प्रदीप दीक्षित ने, अफसोस की बात है, देखिए आप किस तरीके से बबांग दहल ये जो बीजेपी के कायदीन ऐलानात कर रहे हैं। देखिए, प्रदीप दीक्षित ने ये ऐलान किया है कि जो भी तृणमूल कांग्रेस की जो रुकने पार्लियामेंट है सियानी घोष, उनका जो भी सर कलम करके लाएगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये किसी और ने नहीं, मेरठ के सिकंदराबाद नगर पालिका की चेयरमैन जो है और बीजेपी लीडर डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने ये ऐलान किया है। इल्ज़ाम ये है कि सियोनी घोष ने जो है शिवलिंग का मजाक उड़ाया था, शिवलिंग की बच्चों की तौहीन की थी। इसी इल्ज़ाम के तहत अब उनका सियोनी घोष का सर काट कर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए का ऐलान जो है इनाम का ऐलान डॉक्टर प्रदीप दीक्षित ने किया है। अफसोसनाक बात है, एक खातून रुकने पार्लियामेंट है। बीजेपी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात की बात करती है, ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कांग्रेस को मौरूद इल्ज़ाम ठहराती है कि ख़वातून तहफ़्फ़ुज़ात बिल को रोकने में कांग्रेस ने अहम रोल अदा किया है। मगर आप देखिए कि बीजेपी लीडर और चेयरमैन सिकंदराबाद नगर पालिका डॉक्टर प्रदीप दीक्षित किस तरीके से बबांग दहल ये कह रहे हैं कि वो शख्स को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो बीजेपी की तृणमूल कांग्रेस की खातून रुकने पार्लियामेंट सियोनी घोष का सर कलम कर लाएगा। तो नादरीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।